1 2 3 ओके. सो टुडेज टॉपिक इज लॉज ऑफ मोशन. लॉज ऑफ मोशन, देखो इसका एक नाम और है जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक्स. डायनेमिक्स, ठीक है. बेसिकली आपने इससे पहले दो नाम आपने सुने होंगे, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स. ये दोनों ही किसकी ब्रांच हैं? आपकी मैकेनिक्स की. मैकेनिक्स क्लास 11th में चैप्टर शुरुआती जो 6-7 चैप्टर हैं, 6 to 7 चैप्टर रोटेशन तक, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से लेके रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशनल मोशन तक, इन सभी को हम किसके अंडर स्टडी करते हैं? मैकेनिक्स के अंदर. मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? रेस्ट एंड मोशन के बारे में. किसके बारे में? रेस्ट एंड मोशन. मोशन को भी हम दो तरह से स्टडी करते हैं. एक तो होता है प्रोसेस ऑफ मोशन, प्रोसेस, और एक होता है उसका कॉज. ठीक है. मोशन कैसे हो रही है वो हम किस में पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स में. इसमें पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में. मोशन कौन करा रहा है, कैसे, क्यों हो रही है मोशन, कौन उसको रेस्ट से मोशन में ला रहा है या मोशन से रेस्ट में ला रहा है, उसको हम पढ़ते हैं डायनेमिक्स में. ठीक है. काइनेमेटिक्स में मेनली आपने क्या स्टडी की थी? इक्वेशन ऑफ मोशन. क्या स्टडी की थी आपने? इक्वेशन ऑफ मोशन. और ये किसने दी थी? आपकी गैलीलियो ने. गैलीलियो. ठीक है. यहाँ पे डायनेमिक्स में आप क्या पढ़ते हो? लॉज ऑफ मोशन. लॉज ऑफ मोशन. और ये किसने दिए थे? आपके न्यूटन ने. ठीक है. तो दोनों में जैसे डिफरेंस समझने की कोशिश करें अगर, तो मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर एक ब्लॉक है M, ठीक है, या मान लीजिए कोई कार है आपकी इस तरीके से, और t=0 पर इसकी इनिशियल स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड. अब इसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए एट t=2 सेकेंड, एट t=2 सेकेंड इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी? तो आप क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे और आप कहेंगे कि वी नो दैट v=u + at. v=u + at. इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो u कितना आ गया? 2, a कितना आ गया? 4 और t कितना आ गया? 2. a to 10 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पर आपको केवल ये पता करना है कि अगर बॉडी मोशन कर रही है तो इतने टाइम बाद वेलोसिटी क्या होगी, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा. या आप केवल मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके मोशन के अलग अलग पैरामीटर एनालाइज कर रहे हैं. लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो एक्सेलरेशन है ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, समझे? अभी हमने ये बात नहीं की कि एक्सेलरेशन 4 आया कैसे. ठीक है. ये चेयर रखी हुई है, अभी ये रखी है अपने आप, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन देना है तो कैसे दें, वो सब हम किस में पढ़ेंगे? डायनेमिक्स में. ठीक है. तो आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराती है बॉडी में, तो उसका नाम हम क्या बोलते हैं? फोर्स. ठीक है. सो इस चैप्टर में आप एक जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ नोन एज फोर्स. फोर्स क्या काम करता है? बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है. एक्सेलरेशन के बारे में डिटेल में हम पढ़ चुके हैं पहले, है ना. वो प्रोड्यूस कौन करता है? तो दैट इज़ फोर्स. फोर्स का एक और काम है, इसका अगर डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन को क्या करता है? चेंज. ठीक है. मतलब कैसे पता करेंगे कि किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है? आप उसके मोशन की स्टेट को देखेंगे. अगर स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है इसका मतलब फोर्स है. अगर स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रही है तो नेट फोर्स 0 है. जैसे अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे कि यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है रेस्ट में, आपने 12 बजे देखा रेस्ट में है, 1 बजे देखा रेस्ट में है, 2 बजे देखा रेस्ट में है, चेंज ही नहीं हो रहा उसका स्टेट. इसका मतलब इस पर नेट फोर्स क्या है? 0. अगर मैं आपसे कहूँ आपने हाईवे पर एक गाड़ी मूव होते हुए देखे,
अब आप उसको देख रहे हो, अभी 1 सेकेंड बाद भी इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड मान लो। आपने अभी देखा 2 मीटर पर सेकेंड, थोड़ी देर बाद देखा वो यहाँ पहुँच गया, और उसकी स्पीड अभी भी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। फिर थोड़ी देर बाद देखा 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, बताओ। स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। देखो व्हेन आई से स्टेट ऑफ मोशन, इसका मतलब मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। आई एम सेइंग उसके स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे ये बॉडी मोशन कर रही है तो पहले भी पता था, लेकिन कितने से मोशन कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, अभी भी 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब उसकी जो मोशन की डिटेल है क्या वो चेंज हो रही है टाइम के साथ, नहीं हो रही है। इसका मतलब इस पर नेट फोर्स क्या है आपका 0। अगर बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स उस पर क्या है 0। कई बार बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो ही नेट फोर्स 0 होता है, बॉडी अगर मोशन में है तो उस पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा। ऐसा नहीं है, मोशन में है तब भी नेट फोर्स 0 हो सकता है अगर वो मोशन कांस्टेंट मोशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, सो यहाँ पे भी आपका नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0, एफ नेट इज 0। यहाँ पर भी एफ नेट इज 0। ठीक है, क्या चीज़ रिफ्लेक्शन आ रहा है। अच्छा बल्ब खोल दें, कोई बात नहीं, इतना मत ऐसे सोचा करो बीच में बोलें कि नहीं बोले, बोलो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी क्लियर है। शेडो आ रही थी, अब ठीक है। हाँ ठीक, करिए करिए, इसको मिटा दें बेटा, मिटा दें। चलो देखो, अब इसके बाद अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा फिर भी फोर्स होगा, बिल्कुल बिल्कुल। देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उससे क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी ना। वेलोसिटी चेंज होगी मतलब स्टेट ऑफ मोशन क्या हो रहा है, चेंज, यानी कि उस पर क्या है फोर्स। इनफैक्ट जो न्यूटन ने लॉ दिए उसमें से ये जो सेकंड लॉ है, अभी अभी जो तुम्हारे दिमाग में थॉट आया कि अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स होगा, यही न्यूटन ने सोचा सेकंड लॉ में कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज कब हो रही है। गैलीलियो ने बताया जब उसमें क्या है एक्सेलरेशन, और न्यूटन ने कहा फोर्स को डिफाइन कैसे किया कि जब भी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी तो फोर्स होगा। यानी कि न्यूटन को अपने फोर्स का रिलेशन किसके साथ बनाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन के साथ, जो कि उसने न्यूटन सेकंड लॉ में बनाया। ठीक है, सो अब इसके बाद हम समझते हैं लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहला लॉ विच इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है। इस लॉ का एक और नाम है, क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो पहले इनर्शिया वर्ड समझिए, इनर्शिया का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया। टेंडेंसी टू अपोज, हाँ, टेंडेंसी टू अपोज, अपोज करना है किसका बताइए, मोशन का, मोशन का या चेंज इन मोशन का, चेंज इन मोशन का। ठीक है, इनर्शिया डज नॉट अपोज द मोशन, इट ओनली अपोज द चेंज इन द मोशन। मोशन में अगर चेंज करोगे तो इनर्शिया फिर रोल प्ले करेगा। ठीक है, सो इट अपोजेस द चेंज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज इन मोशन या चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अभी वो रेस्ट में है, आप इसको चलाना चाहते हो, ये टेबल है, ये भी रेस्ट में है, आप इसको चलाना चाहते हो, तो अभी ये बॉडी कोई अपोज ऑफर नहीं कर रही है, लेकिन जैसे ही आप इसकी स्टेट में चेंज करना चाहोगे, ये एक रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करेगा या एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। वो रेजिस्टेंस कितना ऑफर करेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय इट्स इनर्शिया। ठीक है, तो सर ये इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, इनर्शिया किसी भी बॉडी का किस पे डिपेंड करता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। ठीक है,
इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। देखो इनर्शिया भी कई तरह के होते हैं, एक तो अभी आप पढ़ रहे हो इनर्शिया, एक पढ़ोगे रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? अपोज ऑफर्ड टू द चेंज इन द स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, ये कौन सा मोशन है आपका? ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन में चेंज के अपोज को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? इनर्शिया से। ये इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मास के। हाँ देखो ये ऐसे पता चला, जैसे मान लो यहाँ पे एक छोटा ब्लॉक है, एक बड़ा ब्लॉक है, ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम, दोनों रेस्ट में है। अब अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, इसको और इसको भी चेंज करना चाह रहा हूँ, इसके में मोशन लाना चाह रहा हूँ, तो ज़्यादा दम कहाँ लगानी पड़ी मुझे? बड़े वाले में। तो कौन सा पैरामीटर दोनों में डिफरेंट है? मास। समझे? तो वहाँ से एक रफ आइडिया आया कि मास जितना ज़्यादा होगा इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। ये केवल ट्रांसलेटरी मोशन में है। किसमें है? ट्रांसलेटरी मोशन में। व्हेन वी विल स्टडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस केस में हम देखेंगे कि केवल मास पे डिपेंड नहीं करता, और भी कई पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। शेप साइज पे, हाँ अभी नहीं। ट्रांसलेटरी मोशन का जो इनर्शिया है वो शेप एंड साइज पे नहीं करता है, लेकिन रोटेशनल मोशन में जो इनर्शिया आएगा वो शेप एंड साइज पर करेगा डिपेंड। ठीक है, सो यहाँ पे अगर कल को रोटेशनल मोशन की अगर पॉसिबिलिटी है तो फिर वो शेप एंड साइज पर भी करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इसके बाद इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो गया। इससे एक चीज़ हमें और समझ में आती है कि भारी चीज़ को अगर चलाना मुश्किल है तो भारी चीज़ को रोकना भी क्या होता है? मुश्किल होता है, क्योंकि वो तो अपोज दोनों तरफ से ही ऑफर करेगा ना। जैसे कोई भारी चीज़ आ रही है, बहुत बड़ा एक ब्लॉक आ रहा है कैपिटल एम v स्पीड से, और एक छोटा ब्लॉक आ रहा है स्मॉल एम सेम v स्पीड से, और हम दोनों को ही किस में लाना चाहते हैं? रेस्ट में। तो किस में ज़्यादा दम लगानी पड़ेगी? बड़े वाले में, क्योंकि उसका इनर्शिया क्या है? ज़्यादा। आप इसको रेस्ट में भी लाना चाहोगे तो भी ये बॉडी क्या करेगी? अपोज ऑफर करेगी। इसीलिए कह रहे हैं कि इनर्शिया इज़ नॉट अपोजिंग द मोशन, इट इज़ अपोजिंग द चेंज इन द मोशन। ठीक है, अगर मोशन से रेस्ट में भी आना चाह रहा है तो उसका भी ये क्या करेगा? अपोज करेगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसके बाद इसके कुछ रियल लाइफ में एग्जांपल्स हैं क्या? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को, इसका एक, ये तो इनर्शिया हमने पढ़ा केवल अभी कि इनर्शिया क्या होता है। न्यूटन ने क्या बताया इनर्शिया के बारे में? लॉज ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि बाहर से आकर कोई उसको डिस्टर्ब ना करे। मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर मैंने एक बॉल ऐसे फेंक दी तो वो चलती ही चली जाएगी अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको आके ना रोके। समझे? सो आप इसमें एक लाइन में क्या लिख सकते हैं? स्टेट ऑफ मोशन डज नॉट चेंज in the absence of F एक्सटर्नल। समझे? अगर कोई बॉडी पे नेट फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो उस केस में स्टेट ऑफ मोशन कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। जैसे रियल लाइफ में क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसके? रियल लाइफ में एक एग्जांपल तो आपका क्या हो सकता है कि जैसे जनरली हमने देखा है बसेस वगैरह में, अगर मान लीजिए ये पर्सन खड़ा हुआ है इस तरीके से और ये बस जा रही थी शुरू में कोई मान लो 40 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, अभी शुरुआत में आदमी खड़ा है रिलैक्स होके एकदम, सडनली क्या हुआ, इसके सामने कोई आ गया बस के सामने और इसने ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक अप्लाई करते ही इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज, फोर्स लग गया इस पर। तो अब बताओ ये आदमी कहाँ गिरेगा? आगे पीछे। जैसे ही ब्रेक लगाएंगे कहाँ गिरेगा? ऐसे देखा है आपने? बस में ब्रेक लगता है तो गिरते हैं हम लोग एकदम से। कहाँ गिर देंगे? आगे गिरते हैं या पीछे गिरते हैं? पहले तो एक्सपीरियंस से बताओ। जैसे ही ब्रेक लगता है तो कहाँ गिरते हैं?
आगे गिरते हैं, एक्सपीरियंस है ना। अब यहाँ एक्सप्लेन करो आगे क्यों गिरते हैं, क्या रीज़न हो सकता है अगर ब्रेक लगा दिया एकदम तो। इफ सडनली ब्रेक्स आर अप्लाइड, किस पे, बस पे, है ना। जैसे ये बस के जो आपके टायर हैं, ये फर्श है, आपने ब्रेक लगाए तो बस पे ब्रेक लगा, मतलब एफ एक्सटर्नल लगा, कहाँ लगा, पीछे लगा, तभी तो इसकी स्पीड धीमी हुई। अब देखो आपकी जो बॉडी है, शुरुआत में जब कोई फोर्स नहीं था तो हर एक पोर्शन बॉडी का सेम वेलोसिटी से कहाँ जा रहा था, आगे 40 40 40 40 40, यस नो। सडनली जैसे ही फोर्स अप्लाई हुआ, गाड़ी रुकी, गाड़ी के कांटेक्ट में कौन है, लोअर बॉडी। तो लोअर बॉडी जो आपके पैर हैं उस पर फोर्स कहाँ फील होगा आपका, पीछे। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। लेकिन जो अपर बॉडी है उस पर कोई फोर्स लग रहा है क्या, जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं फोर्स का इफेक्ट क्या हो रहा है, कम। तो जो लोअर बॉडी, जो पैर हैं आपके, वो तो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या होंगे, स्लो। लेकिन अपर बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगा। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इफ देयर इज नो फोर्स देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि जो अपर बॉडी है वो सेम मोशन से आगे जाना चाहेगी, लेकिन जो लोअर बॉडी है वो स्लो हो जाएगी। तो ऐसे में आप कहाँ गिरेंगे बताओ, आगे, समझे। सो इस तरीके का सिनेरियो बन जाता है, लाइक दिस, ठीक है ना। इसीलिए ब्रेक लगने पर पर्सन कहाँ गिरता है, आगे। दूसरा, अगर मैं कहूँ, मान लीजिए आप खड़े हैं, ये तो बाइक वगैरह पे भी हमने देखा है कई बार, अगर हम नॉर्मली बैठे हुए हैं और सडनली कोई बाइक स्टार्ट कर दे, सडनली मतलब 0 था और एकदम से उसने स्पीड 20 कर दी, एक्सेलरेट कर दी मान लीजिए, तो एक्सेलरेट करते समय हम कहाँ गिरते हैं बाइक पे, बताओ, पीछे की तरफ गिरते हैं। अब उसका रीज़न क्या है, अब एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ही आपने वेलोसिटी बढ़ाई, शुरुआत में सभी रेस्ट में थे, जैसे ही वेलोसिटी बढ़ाई, ये गाड़ी की वेलोसिटी आगे की तरफ आई, तो आपके पैर कहाँ जा, लोअर बॉडी कहाँ जाना चाहेगी, आगे। लेकिन अपर बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगा तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। तो इसीलिए आपकी शेप कैसी हो जाती है जनरली, इस तरीके से। इसीलिए हम कहाँ गिरते हैं, पीछे की तरफ। सो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा, अगर हम बात करें, ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो। जैसे ये ग्लास है और इसके ऊपर आप एक शीट इस तरीके से अगर रख दो और उसके ऊपर एक कॉइन रख दो, इसके बाद इस शीट को या कपड़े को बहुत तेज़ी से अगर हम खींचें, बहुत तेज़ी से, तो आप देखेंगे कि कपड़ा हट जाएगा और ये कॉइन ग्लास में गिर जाएगा, समझे। कपड़ा कॉइन के साथ, ये जो कॉइन है वो कपड़े के साथ आगे नहीं जाता है, क्योंकि आपने फोर्स किस पे लगाया, कपड़े पे। कॉइन पे तो कोई फोर्स नहीं लगाया। कपड़ा स्मूथ होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ। तो ये कॉइन अपनी जगह ही रहता है और वो कहाँ गिर जाता है, ग्लास में, क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लगा, इसीलिए उसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा और वो वहीं गिरेगा। इसको हम इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे एक बड़ा ब्लॉक है, कैपिटल M, और एक छोटा ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है, स्मॉल m, और ये स्मूथ है। ये कैसा है आपका, स्मूथ। अब अगर मैं इस पर एक फोर्स अप्लाई करूँ यहाँ से नीचे वाले ब्लॉक पे, तो आपको क्या लगता है बताओ, इस फोर्स की वजह से ये सरफेस भी कैसा है आपका, स्मूथ। ये सरफेस भी कैसा है आपका, स्मूथ, नीचे बिल्कुल स्मूथ है। तो आपको क्या लगता है कौन सा ब्लॉक आगे चलेगा, दोनों एक साथ चलेंगे या एक चलेगा एक नहीं चलेगा, क्या होगा? हाँ, तो उसके साथ चला जाएगा। देखो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि फोर्स चाहे कितना भी कम होगा, फोर्स चाहे कितना भी कम होगा, जैसे ही इस पे लगेगा ये आगे की तरफ मोशन करेगा और ये हमेशा किस में रहेगा, रेस्ट में। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा जी, कम भी ज़्यादा भी कैसा भी। अगर ये दोनों सरफेस क्या हैं, स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ,
व्हेन वी से स्मूथ, इसका मतलब कोई यहाँ पे फ्रिक्शन व्रिक्शन नहीं है, ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो जब आपने यहाँ पर फोर्स लगाया तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर फोर्स लगाएंगे तो इसके स्टेट ऑफ मोशन में क्या आएगा, चेंज। तो कैपिटल एम पर फोर्स लगा रहे हैं तो कैपिटल एम के मोशन में क्या आएगा, चेंज। ये रेस्ट में ये चलने लगेगा। लेकिन स्मॉल एम पे कोई फोर्स लग रहा है क्या, राइट लेफ्ट में नहीं लग रहा है, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, अगर इसको रफ कर दिया तो फ्रिक्शन आ जाएगा, देन दैट फ्रिक्शन विल मूव इट। डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं हम, जैसे मान लीजिए ये एक डस्टर है ऐसे, अब मैं इसको हाथ से इस पर फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे, तो ये डस्टर ऊपर वाला चल रहा है ना इसके साथ, ये क्यों चल रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। और वो फ्रिक्शन इस डस्टर पे फोर्स कहाँ लगा रहा है, इसी की तरफ, आगे की तरफ, इसीलिए वो चल रहे हैं। अगर मैं ये बिल्कुल स्मूथ ले लूँ ना, बिल्कुल स्मूथ, और फिर इस पर फोर्स लगाऊँ तो ये डस्टर यहीं रह जाएगा और ये आगे बढ़ जाएगा, ये कहीं नहीं चलेगा, समझे। सो ये क्वेश्चन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है। अगर ये सारा स्मूथ है तो केवल और केवल ये वाला ब्लॉक मूव करेगा और वो हमेशा क्या रहेगा, रेस्ट में। क्लियर है, बोलो। एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है, ये बुक्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक मास कनेक्टेड है और एक स्ट्रिंग इस तरीके से हैंग हो रही है, देखो ध्यान से। अभी इसमें यहाँ पर इसका कनेक्शन है आपका A और यहाँ पे इसका कनेक्शन है B, और एक आदमी यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे नीचे की तरफ पुल कर रहा है। क्या कर रहा है, नीचे की तरफ पुल, ठीक है। दो केस पॉसिबल हैं। पहला केस पॉसिबल क्या है, केस 1, जो ये पुल कर रहा है इस स्ट्रिंग को, केस 1 है कि सडन जर्क इसने दिया इस पे, और एकदम से ऐसे खींचा, ऐसे एकदम से। और केस 2 है कि स्लो पुलिंग हो रही है, स्लो पुलिंग, मतलब धीमे 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 खींच रहा है उसको, धीमे धीमे दम बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। तो आपको ये बताना है इन दोनों ही केसेस में स्ट्रिंग किस पॉइंट से टूटेगी, ब्रेक करेगी, बताइए। तो कोई एक टाइम के बाद ज़्यादा दम लगाएगा तो टूटेगी ना स्ट्रिंग, ये सुनो। तो आपको ये बताना है कि जब एकदम से झटका देगा तो कहाँ से टूटेगी, और जब धीमे धीमे खींचेगा तो कहाँ से टूटेगी। दोनों ही केस में एक ही जगह से टूटेगी या अलग अलग केस में अलग अलग जगह से टूटेगी, ये सोचना है, बताइए। क्या क्या क्या, पहले केस में बी से, दूसरे केस में ए से, हाँ बिल्कुल ठीक है आंसर। देखो ये कहाँ से आप सोच सकते हो, जैसे ये टेबल है, अगर मैं इसको एकदम से मारूं बहुत तेज तो ये यहाँ से क्रैक कर सकते हैं ना, ऐसा देखा है आपने, किसी को अगर तोड़ना होता है तो वो एकदम से मारता है उसको, ठीक है। लेकिन अगर वही एकदम से पंच नहीं कर रहा है, बस पावर बढ़ाता जा रहा है, तो वो चीज़ क्या होने लगती है, शिफ्ट। वो चीज़ क्या होने लगती है, शिफ्ट। इसका क्या मतलब हुआ, इससे क्या समझ सकते हैं हम, जब हम सडन फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो मास उसके सामने आता है वो उस फोर्स का उसी मोमेंट पे क्या करता है, अपोज। उस फोर्स का उसी मोमेंट पे क्या करता है, अपोज, और उसको आगे नहीं ट्रांसफ़र होने देता है। लेकिन अगर हम धीमे धीमे लगा रहे हैं फोर्स तो वो मास क्या होता है आपका, ट्रांसफ़र होता है, वो फोर्स क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। जैसे कोई मान लो एकदम से बच्चे यहाँ पे आए, भीड़ बना के बाहर निकलना है, बाहर निकलना है, और गेट पे कोई आदमी खड़ा है, या गेट एक ही आदमी के निकलने लायक है और सब एकदम से टूट के पड़े हैं इस पर, तो क्या कोई भी निकल पाएगा। कई बार हो जाता है ना ऐसे, एकदम से भीड़ आए तो कोई भी नहीं निकल पाता है, लेकिन फिर धीमे धीमे अगर निकलें तो एक एक करके निकल सकते हैं। सेम यहाँ पे ऐसा है कि जब आप सडन जर्क देते हैं तो ये जो सडन फोर्स आता है वो पूरा का पूरा यहाँ पर क्या आता है, सडनली स्टॉप होता है इस मास की वजह से, ठीक है। और अगर एकदम से स्टॉप करोगे तो सारा प्रेशर कहाँ बियर होगा, बी पर, और इसके टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप स्लोली उसको खींचते हैं तो वो फोर्स ट्रांसफ़र कहाँ हो जाता है, ए पर, और फिर वो कहाँ से ब्रेक होता है, ए से। तो सडन जर्क में ब्रेक एट बी एंड स्लो पुलिंग पे ब्रेक एट ए।
ब्रेक एट ए। क्लियर है बेटा? बोलो, इसको मिटा दें, ये मिटा दें। नेक्स्ट देखिए, दूसरा देखेंगे, सेकेंड। ये तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की सारी बातें हो गई है ना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ में हम क्या पढ़ेंगे? तो जैसा कि आपने पहले ही क्वेश्चन पूछ दिया है, वो क्यूरियोसिटी आपकी आई ही गई है ना। सेकेंड लॉ में देखिए, न्यूटन सेकेंड लॉ में हमने क्या पढ़ा है, ध्यान से देखो। आपने शुरुआत में कह दिया था कि देयर शुड बी सम रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एसेलरेशन। न्यूटन उससे भी आगे गए, एसेलरेशन से नहीं और पहले से शुरू किया उन्होंने कहा कि जब भी कोई बॉडी है उस पर जैसे ही मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, क्या अप्लाई कर रहा हूँ? फोर्स। तो फोर्स अप्लाई करने से उसकी वेलोसिटी में क्या आ रहा है? चेंज। तो उन्होंने एक पैरामीटर डिफाइन किया, लीनियर मोमेंटम, विच इज m इंटू वी। और न्यूटन ने अपना सेकेंड लॉ फ्रेम किया कि फोर्स किसी भी बॉडी पे जो लगता है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम दैट इज dp बाई dt। ये है न्यूटन का सेकेंड फॉर्म का एक्सप्रेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। अब यहाँ से अगर हम p की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? dy बाई dt m इंटू वी वेक्टर। और इसमें एक स्पेशल केस ले लें, इफ मास इज कांस्टेंट। इफ मास इज कांस्टेंट, तो जो भी चीज़ कांस्टेंट होती है डिफरेंशिएशन में वो कहाँ आ जाती है? बाहर। तो उसको क्या लिख सकते हैं? m इंटू dv बाई dt। तो dv बाई dt क्या हो जाएगा बेटा? मास इंटू एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये वो रिलेशन है जो आप कह रहे थे कि अगर a होगा तो f भी होगा, f है तो a भी होगा। इज दैट क्लियर? तो लेकिन ये स्पेशल केस है। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? ये। इसका स्पेशल केस क्या है? दिस वन, जब मास क्या होगा आपका? कांस्टेंट। सर मास कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर क्या होगा? वो हम पढ़ेंगे रॉकेट प्रोपल्जन में। जब रॉकेट आप देखते हैं कि गैसेस बर्न होती हैं तो गैसेस बाहर निकलती हैं, तो वो बाहर निकलने से मास चेंज हो रहा है ना रॉकेट का, तो उसकी वजह से भी उस पर ऊपर की तरफ क्या फील होता है? फोर्स। तो वहाँ पर वो किसका एग्जाम्पल है? मास, वेरिएबल मास सिस्टम का। वहाँ पर F इज इक्वल टू ma एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ पे अलग एक्सप्रेशन देखेंगे, F इज इक्वल टू dp बाई dt। ये अभी केवल किन सिस्टम्स के लिए है? जिनमें मास क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो इसके कुछ एप्लीकेशन समझते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ के। तो फिलहाल तो केवल पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं, सेकेंड लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है। तो ये क्लियर है यहाँ पे सेकेंड लॉ क्या होता है? इज दैट क्लियर? देन तीसरा लॉ समझिए, थर्ड लॉ न्यूटन का क्या है? व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन? थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन देखिए, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई बॉडी है वो एक दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही, इस पर फोर्स लगाया इसने F1, तो ये बॉडी भी इस पर कितना फोर्स लगाएगी? F2। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग F1 इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू F2। ठीक है, F1 पहली बॉडी का दूसरे पे क्या है? एक्शन, और F2 दूसरी बॉडी का क्या है? रिएक्शन। तो एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, सो F1 इज इक्वल टू माइनस F2, ये ध्यान रखना है आपको। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है बस, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसका मतलब डेली लाइफ में कहाँ डेमोन्स्ट्रेशन है अगर हम देखें तो आप ऐसे कह सकते हो कि मान लो यहाँ पे एक आदमी है, एक पहिए पर ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर ये आदमी खड़ा हुआ है ऐसे, ये एक पहिया है,
4 पहिए की गाड़ी है, उस पर खड़ा है। अभी ये सरफेस एकदम स्मूथ है, कैसा है? स्मूथ। जैसे वो सब्जी वाले ठेले नहीं होते, मान लो वही ठेला है ये, ठीक है, इस पे ये खड़ा हुआ है इस तरीके से। अगर ये आदमी सडनली इधर जंप करे तो बताओ ये कहाँ जाएगा? ये एक्सपीरियंस से बता सकते हैं हम, जनरली हमने करके देखा कभी ना कभी ऐसा कि किसी स्टेबल चीज़ से, इस चेयर से ही अभी आप अगर कूदोगे ना, आप कूदोगे आगे, चेयर कहाँ जाएगी? पीछे। तो ये पीछे क्यों गई चेयर? बताओ, सोचो। क्योंकि कूदते समय हमने क्या किया? जब हम कूदे तो आप फील करोगे कि आपने पैरों से चेयर पर या इस पहिए पर इस डायरेक्शन में कंप्रेस किया इसको कूदने से पहले। जब आप कूदते हैं ना तो आप हल्का सा फील करोगे कि आप इसको कंप्रेस कर रहे हो बेटा पीछे की तरफ। तो जब आप इस पे फोर्स लगाते हो तो ये फिर फोर्स किस पे लगाता है? आप पे, जिसकी वजह से आप कहाँ कूदते हो? आगे की तरफ। तो आपने लगाया इस पे एक्शन, इसने लगाया आप पे रिएक्शन, इस फोर्स की वजह से आप आगे गए और इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर लगता है जिसकी वजह से ये गाड़ी कहाँ जाती है? पीछे, ठीक है। सो इफ़ यू अप्लाई द एक्शन इट विल एक्सर्ट अ रिएक्शन, ठीक है। सो ये एक बेसिक ओवरव्यू हो गया न्यूटन के तीनों लॉज का, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। हाँ, अभी पढ़ेंगे सेकंड लॉ की क्या क्या मेन एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। अभी एक जनरल ओवरव्यू दिया मैंने आपको कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ क्या कहता है। इसमें फिर एक जनरल डिस्कशन और आता है कि लिमिटेशन क्या है इसकी, व्हाट आर द लिमिटेशन। क्या न्यूटन के लॉ हमेशा वैलिड है, हर जगह वैलिड है? बताओ, क्या न्यूटन के लॉ हर जगह वैलिड है? सोचो, पूरे यूनिवर्स में हर सिचुएशन में हर जगह वैलिड है। इनफैक्ट आप देखेंगे फिजिक्स में जिन जिन एरियाज़ में न्यूटन के लॉ वैलिड हैं उसको हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। और जहाँ न्यूटन के लॉ अप्लाई होना बंद हो जाएं उसको फिर हम क्या बोलते हैं? क्वांटम फिजिक्स। फिर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे जब चले जाएं, एटॉमिक लेवल पर, जैसे ये हो गया नेचुरल वर्ल्ड जो हमें दिख रहा है आमने सामने, फ़ैन हो गया, कार हो गई, बाइक हो गई, टेबल हो गई, चेयर हो गई, इन सबको हम देख सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड बोलते हैं इसको। इनमें न्यूटन के लॉ एप्लीकेबल हैं। लेकिन अगर हम एटम्स के अंदर चले जाएं, एटम्स के अंदर, एटॉमिक लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर, वहाँ न्यूटन के लॉ क्या हो जाते हैं? फेल। न्यूटन्स लॉ आर फेल्ड। सब एटॉमिक लेवल पे, न्यूक्लियस के अंदर, वहाँ ये सब एप्लीकेबल नहीं होते। सो एटॉमिक लेवल पे न्यूटन्स लॉ आर नॉट वैलिड। सेकेंड, आप ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी ऐसी जगह से खड़े होकर चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं जो खुद ब खुद एक्सेलरेटेड है, ठीक है, अगर हम एक ऐसी जगह खड़े होकर चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं जो खुद ब खुद एक्सेलरेटेड है, जैसे लिफ्ट हो गई, मान लो एक्सेलरेटेड लिफ्ट जा रही है, तो वहाँ पर न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं रहते। सो ये न्यूटन के लॉ केवल किस में वैलिड है? ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम का मतलब समझते हैं? जब आपका ऑब्जर्वर ऐसी जगह खड़ा हो जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चले या रेस्ट में हो, उसको क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें तो वैलिड है, लेकिन अगर आपका फ्रेम कैसा हो गया? नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, ठीक है, यानी कि अगर वो एक्सेलरेट हो रहा है, आप एक गाड़ी में खड़े हो और गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है, अब उसके अंदर खड़े होकर आप न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो वो वैलिड रिजल्ट नहीं देंगे। तो ये बड़ी दिक्कत हो गई, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड ही नहीं है। तो हालांकि आगे चल के लोगों ने कहा कि ये तो दिक्कत हो जाएगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड कराओ, ठीक है। तो बाद में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक कंसेप्ट स्यूडो फोर्स, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स की हेल्प से न्यूटन्स लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी अप्लाई किया जा सकता है। सो एज सच अब ये लिमिटेशन रही नहीं है।
शुरुआती दौर में जब स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट नहीं था, तब हम ये कहते थे कि न्यूटन्स लॉ को केवल इनर्शियल फ्रेम में लगा सकते हैं, नॉन इनर्शियल के लिए वैलिड नहीं है। फिर लोगों ने कहा यार ऐसे तो ठीक नहीं लग रहा है। अब डे टू डे लाइफ में कई चीज़ें हैं जो एसेलरेट हो रही हैं। मैं ट्रक पे खड़ा हूँ, ट्रक एसेलरेटेड है, तो अब मैं न्यूटन्स लॉ नहीं लगाऊंगा क्या? तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, एक स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट डेवलप किया। हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। तो अब एज सच ये प्रॉब्लम रही नहीं है। नॉन इनर्शियल फ्रेम विथ स्यूडो फोर्स, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई न्यूटन्स लॉ। ठीक है। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे आसपास की चीज़ें जिन पे हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम स्पीड पे चल रही हैं, तो ही उनके ऊपर न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं। अगर उनकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेबल हो गई, तो फिर न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है। फिर उस पर कौन सी थ्योरी लगती है मैकेनिक्स की? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन की थ्योरी है ये, जो न्यूटन के बहुत बाद में आइंस्टाइन ने डेवलप की, कि जब कोई स्पीड ऑफ लाइट से चलने लगे तो टाइम ट्रेवल वगैरह इन सब के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं उसमें। ठीक है। सो ये आपका कब वैलिड है? नॉट वैलिड इफ स्पीड इज कंपैरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। क्या हो जाता है, स्पीड अगर कंपैरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट होती है तो फिर बॉडी का मास कांस्टेंट नहीं रहता, फिर बॉडी का मास भी क्या होने लगता है? चेंज विद द स्पीड। सो ये 3 कंडीशंस हैं जहाँ पर इनफैक्ट, तो अब अगर स्ट्रिक्टली बोलो तो 1 और 3 ही है, सेकंड तो अब सॉल्व हो चुके हैं स्यूडो फोर्स के हेल्प से। ठीक है। चलो अब हम डिटेलिंग में न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ के क्या एप्लीकेशंस हैं, कौन कौन से न्यूमेरिकल इसमें बनते हैं। मेजरली इस चैप्टर में न्यूटन सेकंड लॉ का ही एप्लीकेशन आपको डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है। तो देखो न्यूटन सेकंड लॉ एप्लीकेशन। सेकंड लॉ पे प्रॉपरली आने से पहले हम एक चीज़ और समझेंगे कि डिफरेंट टाइप के फोर्सेस क्या क्या होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स? क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ अल्टीमेटली किसके बारे में बताता है आपको? F इज इक्वल टू ma, यानी कि फोर्स के बारे में ही बता रहे हैं। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कितने तरह के फोर्स होते हैं आसपास हमारे जो भी दिख रहे हैं। वैसे तो हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि 4 ही तरह के फोर्स होते हैं, फंडामेंटल फोर्स 4 ही होते हैं। कौन कौन से? ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, चौथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे फोर्स हैं, जैसे हम कहें टेंशन फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, देन एक फोर्स और डिफाइन करते हैं नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एन इसका सिंबल होता है एफ और इसका सिंबल होता है टी। तो फ्रिक्शन तो हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। फिलहाल हम इन 2 फोर्सेस के बारे में समझेंगे, टेंशन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या होती है टेंशन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन? देखो पहले टेंशन की अगर हम बात कर लें, टेंशन जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पर एक रोप से एक ब्लॉक हैंग कर लिया, ऐसे एम, एक रोप से एक ब्लॉक आपने क्या कर लिया, हैंग। अभी इस एम पर नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? इसका वेट mg, और ये अभी आपको यहाँ पे रेस्ट में दिख रहा है। इसका मतलब जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स कहाँ होगा? ऊपर। तो ये mg इस स्ट्रिंग को अगर हम ध्यान से देखें एटॉमिक लेवल पे, सम एटॉमिक लेवल पर, तो ये छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी हुई है, ये सुनो। और ये जब mg आप एक एंड पे लगाते हो तो इसका मॉलिक्यूल क्या होता है? स्ट्रेच। लेकिन जो इसके बगल वाला मॉलिक्यूल है वो उसको स्ट्रेच होने से क्या करता है? रोकता है और इंटर एटॉमिक फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ क्या लगता है? एक इफेक्टिव फोर्स। उस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? टेंशन। वाई द नेम टेंशन इज गिवन? टेंशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर स्ट्रिंग रिलैक्स है, अगर स्ट्रिंग क्या है? रिलैक्स, कोई लोड आपने नहीं लगाया है, तो इसके एटम्स एक मिनिमम सेपरेशन पर रहना चाहते हैं खुद ब खुद, ऐसा नो।
अभी अगर मैं कहूँ कि यहाँ बेंचेस डली हैं तो बिना किसी टेंशन के एक बच्चा उस पर बैठ जाएगा आराम से। जैसे ही एक और बच्चा बिठाया थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, दो बिठा दिए और टेंशन में आ जाएगा। ऐसे ही अभी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अपने रिलैक्स्ड स्टेट में हैं, इतना रहना चाहते हैं वो, लेकिन जब कोई बाहर से आकर इसको खींचता है तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाते हैं। ये मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, स्ट्रेच, और वो टेंशन में आ जाते हैं। वो क्या चाहते हैं, फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट रीगेन करना। इसीलिए जब आप नीचे फोर्स लगाते हो तो स्ट्रिंग उस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाती है, एक फोर्स, जिसको हम क्या नाम देते हैं, टेंशन। ठीक है, टेंशन कैसा फोर्स है, अगर इसका नेचर पूछूं मैं आपसे, कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशनल टाइप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप, या न्यूक्लियर टाइप, या वीक न्यूक्लियर टाइप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। समझे? ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर मैं और थोड़ा डिटेलिंग में इसको दिखाऊं तो ये न्यूक्लियस है, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इनके बीच में कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस होती है। आप जब इसको खींचते हैं तो वो डिस्टेंस जैसे ही डिस्टर्ब होती है ये फिर से क्या होते हैं, आपके ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, और ये चार्जेस के इंटरेक्शन की वजह से आपका ये होता है। ठीक है, इसीलिए ये कैसे हैं आपके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, टेंशन। एक रूल याद रखेंगे, टेंशन हमेशा कहाँ लगेगी, डायरेक्शन बनाना है टेंशन की। जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट पे टेंशन की डायरेक्शन बनाना चाहता हूँ तो ऑलवेज रिमेंबर टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर लगती है। एवरीवन वांट्स कि भाई टेंशन हमसे दूर हो जाए, तो आप उस तरीके से याद रखिए कि ब्लॉक से टेंशन हमेशा कहाँ लगेगी, अवे। जैसे मैं आपसे अगर एक एग्जांपल में पूछूं कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, ये मास है, फिर एक स्ट्रिंग है, फिर एक मास है, ये M1 ये M2, और ये अभी रेस्ट में है, ये अभी किस में है, रेस्ट में। तो मुझे ज़रा बताओ M2 पे, ये जो M2 है इस पर नीचे की तरफ क्या लगेगा, वेट M2G, और इस स्ट्रिंग में टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द टेंशन, डाउनवर्ड, अपवर्ड, अपवर्ड, हमेशा ब्लॉक से अवे, हमेशा ब्लॉक से अवे। मान लो ये T2 हो गई, इसका नाम क्या हो गया, T2। अच्छा, जो टेंशन यहाँ है क्या वही यहाँ होगी, क्या वही यहाँ होगी, क्या वही यहाँ होगी, क्या होगा बताओ? क्या जैसे जैसे स्ट्रिंग के अलग अलग पॉइंट्स पे हम जाते हैं टेंशन सेम होती है या अलग अलग होती है? अगर मासलेस होगी, अगर बहुत हल्की होगी तो टेंशन हर जगह क्या ले सकते हैं हम, सेम। लेकिन अगर मासिव स्ट्रिंग है तो फिर टेंशन हर जगह क्या होगी, अलग अलग। ठीक है, इसीलिए मैं हर पॉइंट पे टेंशन क्या मान रहा हूँ अभी, सेम, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों स्ट्रिंग कैसी हैं आपकी, ऑलमोस्ट मासलेस, मतलब इनका खुद का कोई मास नहीं है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर टेंशन कैसे बनाएंगे, M1, इसका वेट खुद का लग रहा है नीचे कितना, M1G। आप बताओ, एक ये रस्सी कनेक्टेड है तो वो इस पर टेंशन लगा रही होगी, कहाँ लगाएगी, ऊपर या नीचे? ऊपर। ऐसे लगाएगी, ऐसे ऐसे लगाएगी, कहाँ लगाएगी, ऊपर वाली, मतलब एक तो ये स्ट्रिंग है, एक नीचे स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में टेंशन कैसे बनाओगे बताओ? ऐसे बनाओगे या ऐसे बनाओगे, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड। ठीक है, और इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन कैसे बनाओगे, डाउनवर्ड। दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं है इसमें। मैंने क्या कहा, जो भी स्ट्रिंग कनेक्टेड है, स्ट्रिंग में टेंशन ब्लॉक से हमेशा कहाँ होगी, अवे, ब्लॉक से दूर। तो ये वाली टेंशन इससे दूर और ये वाली टेंशन इससे दूर, दूर जा रही है टेंशन्स। अच्छा, इसकी वैल्यू आपने कितनी मानी थी, T2, तो क्या इसकी भी टेंशन T2 होगी? नहीं, इसकी अलग माननी पड़ेगी। ये क्या माननी पड़ेगी आपको, T1, क्योंकि इसके बीच में मास आ गया ना, तो फिर टेंशन क्या हो जाएगी, अलग। अगर मास नहीं आता तो फिर पूरे में स्ट्रिंग में टेंशन क्या होती है, सेम। तो सेम स्ट्रिंग है अगर, तो उसमें टेंशन, और मासलेस है तो उसमें टेंशन हर जगह क्या होगी, सेम। बीच में अगर कोई डिवाइस आ गई, कोई ऑब्जेक्ट आ गया, तो टेंशन क्या हो जाएगी, डिफरेंट। हाँ, देखो तब भी सेम होगी। अगर डिवाइस, मतलब देखो जैसे
इसकी आप बात कर रहे होगे, ऐसे ऐसे ना। तो अभी एक ही स्ट्रिंग कनेक्टेड है ना, तो इसमें हर जगह टेंशन क्या है आपकी, सेम। लेकिन अगर बीच में ऐसे कनेक्ट हो जाए कोई, ऐसे, ये सिचुएशन हो गई, ब्रेक हो गई स्ट्रिंग, कंटिन्यूटी खत्म हो गई, तो फिर हो सकता है यहाँ टेंशन अलग हो और यहाँ टेंशन अलग, ठीक है। लेकिन अगर एक ही स्ट्रिंग है तो फिर टेंशन हर जगह क्या होने वाली है, सेम। तो ये टेंशन फोर्स लगाना आपको आना चाहिए, कि टेंशन कैसे लगाते हैं, उसकी डायरेक्शन कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट जो फोर्स है विच इज नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या चीज़ है भाई, नॉर्मल रिएक्शन। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये रिएक्शन फोर्स है, यानी किसी चीज़ का एक्शन है ये। रिएक्शन मतलब किसी चीज़ का किसी एक्शन का ही तो रिएक्शन है ये। इसका मतलब जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में आएंगे, जैसे ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है, देखो इधर, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, M1 M2। जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में आएंगे तो वो एक दूसरे पर क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे एक दूसरे से। तो एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगाएगा तो दूसरा उसके रिएक्शन में कुछ फोर्स लगाएगा। तो जैसे अगर मैं अभी बात करूँ, ये M1 है, ये M2 पे क्या कर रहा है बताओ, अपना वेट डाल रहा है ना। तो M2 पे अगर मैं फोर्सेस की बात करूँ तो M2 पे एक तो खुद का फोर्स है नीचे, कितना है वो, M2G, यस और नो। और ये M1 भी तो अपना वेट डाल रहा है इसके ऊपर, तो वो वेट कितना डाल रहा है इसके ऊपर, M1G। यानी कि M2 पर ऊपर से M1 ने एक्शन कितना लगाया, M1G, और M2 ने नीचे कितना फोर्स लगाया, M2G। अब ये M2 जमीन पे रखा हुआ है ऐसे, यस और नो। तो इफेक्टिवली अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो ज़मीन है इस पर ये M2 और ये M1 टोटल मिलके कितना प्रेशर, कितना फोर्स डाल रहे हैं, M1G प्लस M2G। तो ये जो ज़मीन है वो इन दोनों के एक्शन की वजह से ऊपर की तरफ क्या लगाएगी, इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन, यस और नो। और वाई इट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, बिकॉज इट इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द सरफेस इन कॉन्टेक्ट। देखो ये M2 इस सरफेस से कॉन्टेक्ट में है, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगती है हमेशा वो इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है। और इस N1 की वैल्यू बता सकते हो आप अभी कितनी होगी, जितना ये दोनों मिलके डाल रहे थे एक्शन न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, N1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू G। ये तो M2 के हमने डिनोट कर दिया। अब ऐसे ही M1 की बात करें, M1 में क्या होगा बताओ, M1 खुद का वेट कितना डाल रहा है नीचे, M1G। ये फोर्स कौन लगा रहा है M1 पर, अर्थ लगा रही है ना, ग्रेविटी, M1G। और जब ये M1G इस M2 पर पड़ रहा होगा तो ये M2 भी तो इस पर क्या लगा रहा होगा, रिएक्शन, यस और नो। तो वो रिएक्शन हमने कैसे डिनोट कर दी, ऐसे, दिस इज N2। इसने लगाया M2 पर, इसने लगाया M1G, वो M1G इस पे लगा, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये M2 M1 पे भी तो फोर्स लगाएगा। वो रिएक्शन फोर्स कहाँ डिनोट किया मैंने, इधर, और वो नीचे से आ रहा है ऊपर की तरफ, दैट इज N2। ये N1 जो होगा, हाँ देखो नेगेटिव है, इसको हम लिख सकते हैं -M1 प्लस M2G, ठीक है। वो माइनस का क्या मतलब है कि ये दोनों कहाँ लग रहे हैं, नीचे, और N1 कहाँ लग रहा है, ऊपर। और अभी तो हमने डायरेक्शन बना ही दी इसमें, तो माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें भी अभी हमने डायरेक्शन बना ही दी, तो हम क्या लिख सकते हैं, N2 इज इक्वल टू M1G। सेट क्लियर, बोलो। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा और हमेशा कहाँ लगेगी बेटा, बताओ, जो सरफेस कांटेक्ट में है उसके परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ इसमें बताओ, चलो, जैसे यहाँ पर 3 ब्लॉक हैं,
ये M1, इसके ऊपर है M2 और इसके ऊपर है M3। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि बताओ अर्थ और M1 के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है, M2 और M1 के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है, M3 और M2 के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितनी कितनी है बताइए। ये जैसे मान लो है N1, कितनी आएगी बताओ। हाँ, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी, क्योंकि अर्थ कितनी रिएक्शन लगाएगी वो डिपेंड करेगा कि अर्थ पे टोटल कितना एक्शन आ रहा है। कितना आ रहा है टोटल एक्शन, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी। ऐसे ही ये ब्लॉक इस पर कितना फोर्स लगाएगा N2, ये कैसे पता करेंगे। ये M1 इस M2 पर कितना रिएक्शन लगाएगा, तो पहले ये देखो कि कितना टोटल एक्शन इसके ऊपर आ रहा है। कितना आ रहा है बताओ, M2 प्लस M3 इंटू जी। तो उसके इक्वल एंड अपोजिट M2 प्लस M3 इंटू जी, इतना रिएक्शन ये M1 इस दोनों पे लगाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इस पे N3, यानी कि ये M2 इस M3 पर कितना रिएक्शन लगाएगा बताओ, M3 इंटू जी। भाई M2 पर ऊपर से ये M3 कितना एक्शन लगा रहा है, M3 जी, तो ये भी इस पर कितना रिएक्शन लगाएगा, M3 इंटू जी। इज दैट क्लियर। इसको अलग अलग मैं सभी के एबीडी बनाऊँ अगर, तो M3 का अगर मैं कहूँ इस पर अर्थ कितना फोर्स लगा रही है, M3 जी, और ये जो M2 है ये कितना रिएक्शन लगा रहा है, N3। इज दैट क्लियर। ऐसे अगर M2 की बात करूँ मैं, M2 की, तो N3 कौन सा कह रहे हो, M3 पर, M3 पे M1 नहीं लगा, उससे इसका लेना ही देना नहीं है। ये कांटेक्ट में किसके है, M2 के, तो ये तो M2 से बस बात करेगा, ठीक है। और M2 से कितना फोर्स लगेगा, जितना ये M2 पे लगा रहा है, ये M2 पे कितना लगा रहा है, M3 जी, तो M2 इस पे कितना लगाएगा, N3 और M2 3G क्या होंगे, बराबर। ऐसे ही M2 की अगर हम बात करें, M2 का इंटरेक्शन दोनों से है, इसीलिए अगर हम M2 पे बात करें तो M3 कितना फोर्स लगा रहा है बताओ, M3 अपना वेट वो कितना है आपका, M3G, और ये M1 इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा बताओ, M2 पर, जितना ये पूरा मिलके इस पे लगा रहे होंगे, तो वो नॉर्मल रिएक्शन कितनी है आपकी, N2, तो ये यहाँ पर नीचे से कितना लगा रहा होगा, N2। इज दैट क्लियर, बोलो। तो ये अगर हम बात करें कि ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा यहाँ से। अच्छा एक चीज़ और बेटा, देखो एफबीडी बनाते समय बहुत ध्यान रखना है, ध्यान सुनिए। यहाँ पे अगर हम बात करें M2 का एफबीडी बनाते समय, तो M2 पे यहाँ नीचे से M1 क्या लगा रहा है, एक रिएक्शन, और वो रिएक्शन कितनी लग रही है आपकी, N2। रिएक्शन कितनी लग रही है, N2, और इस M2 पर ऊपर से फोर्स कितना लग रहा है बताइए, M3 इंटू जी, और इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है, M2 इंटू जी। ये तीनों फोर्स लग रहे हैं इस पर, ठीक है। ऐसे ही M1 का एफबीडी बनाए तो M1 पे क्या क्या हो रहा है बताओ, M1 पर इसका खुद का वेट लग रहा है नीचे, दैट इज M1G, और ये जो पूरा तीनों के वेट की वजह से अर्थ पे फोर्स लग रहा है, तो अर्थ इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी N1, तो वो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रही है, ऊपर, प्लस ये जो M2 है, ध्यान सुनना अब, M2 पर ये फोर्स कितना लगा रहा था, नीचे वाला ब्लॉक N2, ये सुनो। तो इस पर M1 पर ऊपर से अगर मैं कहूँ तो कितना फोर्स लग रहा होगा बताइए। अगर इसने इस पे फोर्स लगाया N2, तो ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा बताइए। M1 पर ये दोनों मिलके कितना फोर्स लगा रहे होंगे नीचे, M3 प्लस M2 इंटू जी, ऐसे कह सकते हैं, दिस इज M3 प्लस M2 इंटू जी, ऐसे लिख सकते हैं।
बोलो। तो ये इंडिविजुअल आपको लिखना आना चाहिए, इंडिविजुअली कि कितने किस ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम नॉर्मल रिएक्शन लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लूँ मैं, अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, ये एंगल थीटा है, और यहाँ पर एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है m मास का, ऐसे रखा हुआ है m मास का। अब मुझे बताओ कि इस m पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक इसका फोर्स लगेगा mg, अर्थ लगाएगी इस पे। दूसरा फोर्स क्या लग रहा है इस पे बताओ, ये किसके कांटेक्ट में है, इस सरफेस के। तो जब ये इस सरफेस के कांटेक्ट में है तो ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगाएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन, यस और नो। तो अब यहाँ पर हम समझ गए कि एक तो ये नॉर्मल रिएक्शन लग रही है और एक mg, इस तरीके से। तो इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आएगी बताओ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगी, नॉर्मल एक्शन के। तो ये ब्लॉक जो इस इंक्लाइन प्लेन पर फोर्स लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, mg। लेकिन मुझे नॉर्मल एक्शन पता करना है। नॉर्मल एक्शन मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलरली कितना लगा रहा है। तो उसके लिए मुझे इस डायरेक्शन में इस mg का क्या निकालना पड़ेगा, कंपोनेंट। तो ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो इस mg का अगर इधर कंपोनेंट निकालें तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। बिकॉज दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो इस mg का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, mg cos थीटा। और इस mg का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, mg cos 90 माइनस थीटा विच इज mg sin थीटा। तो अब मुझे ये बताओ कि इस ब्लॉक ने जो फोर्स लगा रहा था इंक्लाइन पर mg, नॉर्मल एक्शन कितना है, mg cos थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगी वो नॉर्मल एक्शन के इक्वल होगी। सो दैट इज वाई n इज इक्वल टू कितना आएगा इसमें, mg cos थीटा। इज दैट क्लियर। सो ये हमने जो डिफरेंट टाइप के फोर्सेस हैं, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों सीखे, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जो सरफेस इन कांटेक्ट है उसके परपेंडिकुलर लगता है, और नॉर्मल एक्शन के ही इक्वल होता है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। कल हम लोग इसमें देखेंगे कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ के जैसे पुली हो गया, वेज हो गई, स्प्रिंग हो गई, ठीक है। डिफरेंट तरह के जो फोर्सेस हैं। इसमें एक फोर्स और रह गया, स्प्रिंग फोर्स डिस्कस करना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो कल पहले आते ही हम पहले स्प्रिंग फोर्स समझेंगे। स्प्रिंग फोर्स क्या है, स्प्रिंग फोर्स, एंड देन फिर हम लोग चले जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ पे, ठीक है। क्या टाइम हो गया देखो बेटा, 7:22 हो गए, ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है बेटा।